आप सभी का स्वागत है योगी स्टडी सेंटर में। इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताऊंगी। नई शिक्षा नीति मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या आज परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उन सुधारों को जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा में प्राथमिक स्तर से लेके हायर एजुकेशन तक क्या क्या चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरह से इसमें लागू किया गया है, कैसे आज हम इसको जानते हुए, पढ़ते हुए, इनको लागू करते हुए कैसे अपनी आने वाली जनरेशन को नई तरह की शिक्षा नीति से अवगत कराएंगे। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए, विस्तार से जानने के लिए मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन मुख्य बिंदुओं में क्या क्या है इस शिक्षा नीति में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा पे। स्कूली शिक्षा पे क्या क्या बदलाव किए गए हैं 2020 में। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, ये जो शिक्षा नीति है 34 साल बाद कैबिनेट ने 29 जुलाई को इसको मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए जो कि शिक्षा व्यवस्था में आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो हम अब मुख्य कुछ बिंदुओं को लेके शुरू करते हैं। जैसे कि सारी जितने भी अर्ली एजुकेशन, चाइल्ड केयर एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया है और एक नया नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इम्पोज किया गया है। अब इसके बाद पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी 5+3+3+4 जो प्रणाली थी उसी को विस्तार में और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। चलिए मैं इसको 5+3+3+4 को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले क्या होता था, सरकारी स्कूलों में जो कक्षाएं शुरू होती थी 1 से 12वीं तक होती थी, लेकिन और जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था शुरू होती थी वो नर्सरी और प्री नर्सरी से शुरू होती थी। तो अभी 5 जो नंबर है, पहला अंक, उसमें फाउंडेशन स्टेज को इंक्लूड किया गया है। फाउंडेशन स्टेज का मतलब है पहले 3 साल आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग होगी, अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 स्कूल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो प्री स्टेज है जिसमें कि कक्षा 3 से 5 तक प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित और कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद जिसमें कि 8 से 11 साल के तक की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल होंगे। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है मिडिल स्टेज। पहला स्टेज हो गया फाउंडेशन स्टेज, प्री प्राइमरी स्टेज और अब मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो 3 साल का है, जिसमें कि कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा तथा एक नई चीज और इस स्कूली शिक्षा में इम्पोज की गई है, जो मैंने आपको पहले बताया था, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो जैसे कि कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्स की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा सेकेंडरी जो चौथा जो नंबर है 4 नंबर, मतलब 5, 3, 3। अब चौथा जो 9वीं से 12वीं तक का, 9वीं से 12वीं को 4, यानी कि कुल हुए 15 साल की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था है। अब इसके बाद दूसरी बिंदु को हम देखते हैं कि हमने करिकुलम जो पाठ्यक्रम है उसको इंटीग्रेट कर दिया है 21 सेंचुरी स्किल्स के अनुसार। मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। और कोई भी जो 12वीं तक, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, इसका मतलब जो पाठ्यक्रम है उसमें कोई भी तरह का कठोर या फिर कोई लागू नहीं किया गया है सेपरेशन। ठीक है। वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स, एजुकेशन, जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम को थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है। कुछ पाठ्यक्रम में कुछ पाठों को हटाया गया, कुछ को जोड़ा गया है। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6, जो मैंने अभी आपको बताया था। वोकेशनल इंटीग्रेशन मतलब कि ऐसी कौशल विकास के कोर्सेज शुरू किए जाएंगे कक्षा 6 से। अब इसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीजें की गई स्कूल एजुकेशन में।
बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक। पहले जो एक व्यवस्था थी जिसमें जो 10वीं और 12वीं बच्चों को बोर्ड के एग्जामों पे बहुत डर रहता था, के ऊपर बहुत प्रेशर रहता था, उसको प्रेशर को कम करने के लिए 3री, 5वीं और 8वीं क्लास में भी बोर्ड की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक तरीके से 2 भागों में विभाजित करके ली जाएंगी, ताकि बच्चों पे 10वीं और 12वीं में बोर्ड का भार कम किया जाए। दूसरी बात, अब माध्यम जो होगा शिक्षा का ग्रेड 5 तक आप अपने लोकल लैंग्वेज यानी कि मदर टंग में और की क्षेत्रीय भाषा में 5वीं तक और 8वीं तक आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। पहले कंपलसरी था कि हिंदी या इंग्लिश या कोई भी भाषा आप ले सकते थे, लेकिन अब बच्चा अपनी मातृभाषा, अगर कोई बच्चा बंगाली है या कोई बच्चा कन्नड़ है और उसे उस भाषा को समझने में, अन्य भाषा को समझने में अगर तकलीफ होती है, तो वो बच्चा अब अपनी मातृभाषा में 8वीं तक की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकता है। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड की व्यवस्था की गई है। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम की बात की गई। इसके अलावा एक नेशनल स्कूली शिक्षा की स्तर को जानने के लिए, उनके एनालिसिस को करने के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर परख की व्यवस्था की गई है। एनटीए ऑफर कॉमन, एक एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी बनाई गई है जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन हायर एजुकेशन के लिए बताया जाएगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर का एक गठन किया गया है, जिसमें कि जो स्कूली शिक्षा में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके स्किल्स को एनहेंस करने के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है। लाइब्रेरी, ऑनलाइन एकेडमिक, ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ स्टडी डिजाइन, ये सब किया गया है। ये थे स्कूली शिक्षा में कुछ सुधार। अब हम देखते हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या सुधार किए गए। हायर एजुकेशन का पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि स्कूली एजुकेशन के लिए जो टारगेट दिया गया है 2030 तक 100% स्कूल एजुकेशन में लोग स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट का टारगेट दिया गया है। ऐसे ही हायर एजुकेशन में 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का एक टारगेट रखा गया है 2035 तक। इसके अलावा हायर एजुकेशन में मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था की है। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री मतलब कि कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम का स्टूडेंट जो बीटेक करता है वो अगर अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है तो उसको एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था दी गई है। जैसे कि अगर वो 1 साल का कोर्स करता है तो उसे 1 साल की डिग्री लेता है और 1 साल के बाद वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है किसी कारणवश से, तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा टेक्निकल नॉलेज का। अगर वो 2 साल बाद अपनी पढ़ाई छोड़ता है बीच में तो उसे एक डिप्लोमा कोर्स किया जाएगा। मतलब कि वो इन कोर्स सर्टिफिकेट और डिप्लोमा को लेके आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब कि पहले व्यवस्था ऐसी थी, किसी कारण से अगर उसकी बीच में पढ़ाई किसी भी विद्यार्थी की छूट जाती थी तो उसकी वो पूरी सालें बर्बाद हो जाती थी, लेकिन आज के उसमें ये व्यवस्था खत्म। अब आपको एक ऑप्शन, नया विकल्प दिया गया है इस नई शिक्षा व्यवस्था में, उच्चतर शिक्षा में। इसके अलावा यूजी प्रोग्राम जो पहले 3 साल का था उसे 4 साल का, 3 और 4 साल एक दोनों ऑप्शंस हैं। विद्यार्थी 3 साल की डिग्री लेके भी जा सकता है। उसके अलावा अगर वो आगे एकेडमिक्स में जाना चाहता है, रिसर्च में जाना चाहता है तो 4 साल की ग्रेजुएशन कर सकता है। 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद वो इतना कैपेबल हो जाता है कि आगे वो पीएचडी में एनरोलमेंट करा सकता है अपना। पीजी की व्यवस्था, पीजी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है जो कि पीजी और यूजी दोनों को मिला के 5 साल में कंप्लीट की जाती है। जैसे अगर कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है और इसमें बीटेक 4 साल की होती है, फिर उसके बाद एमटेक 2 साल की होती है, इसका मतलब 6 साल। अब उसको घटा के अगर कोई विद्यार्थी बीटेक करने के बाद एमटेक करना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा 1 साल करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 साल में भी उसको कंप्लीट करके जा सकता है। इसके अलावा बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है कि
हायर एजुकेशन में एमफिल एक कोर्स किया जाता था और उसके बाद पीएचडी, तो एमफिल को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स, इसकी व्यवस्था की गई है। हायर एजुकेशन में रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज और ऑटोनॉमस डिग्री ग्रेडेड कॉलेजों को बनाया गया है। जो डिग्री ग्रेडेड कॉलेजेस हैं उनके ऑटोनॉमस सी के अनुसार ग्रेड किए गए हैं। वो जो ग्रेड्स हैं वो एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बेसिस पे हैं। जो ये फेज है, फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम इन 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स में ये एफिलिएशन सिस्टम फेज आउट हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग की व्यवस्था की है, जिसमें कि जितने भी प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनकी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग की गठन किया गया है। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की व्यवस्था की गई है। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग लीगल और मेडिकल, सिंगल पूरे हायर एजुकेशन की व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, नियमांक करने के लिए एक ही रेगुलेटर किया गया है, रेगुलेटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें विधि और चिकित्सा को बाहर रखा गया है, इन दो विभागों को। इसके अलावा बाकी अन्य जितने भी हायर एजुकेशन से संबंधित पाठ्यक्रम हैं वो सब एक ही रेगुलेटर के अंतर्गत आएंगे। कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के दोनों के लिए एक ही नॉर्म्स, एक ही नियम लागू किए गए हैं। फी फ्लैक्सेशन विद इन बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया गया है। फी फ्लैक्सेशन, फी में जो आपकी फीस है उसमें फ्लैक्सेशन है, जिसका लिए एक बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट, इसका मतलब कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम 6% तक की जीडीपी तक बढ़ा सकते हैं, ये भी इम्पोज करने की बात की गई है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च में तरक्की के लिए, रिसर्च को रेगुलेट करने के लिए, रिसर्च में फंडिंग के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संस्था का गठन किया जाए। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बच्चों को इंटीग्रेट करने के लिए रिसर्च के एस्पेक्ट में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की व्यवस्था की है। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल, टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया है। सेटिंग ऑफ न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज मेड इजियर, मतलब कि वो सब चीजें आसान कर दी गई हैं। स्पेशल एजुकेशन और एक चीज और, स्टैंडअलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनों को दोनों को मिल के काम करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई। भाषा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म की व्यवस्था की गई है। ये सब हायर एजुकेशन में बदलाव किए गए हैं। अब हम देखते हैं, मैंने आपको दो बिंदु बताई थी, जो कि स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, जिसमें कि नए बदलाव जो उनकी गुणवत्ता को, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेज और कल्चर और उसकी मूल्यों को बढ़ाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है लिटरेचर पे, साइंटिफिक वोकैबुलरी पे, जो भारतीय भाषाएं हैं, भाषाओं से रिलेटेड फैकल्टी रिक्रूटमेंट की बात की गई है। रिसर्च ऑन लैंग्वेजेस, पहले लैंग्वेजों पे जो रिसर्च कम होती थी उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की गठन की गई है। कल्चरल अवेयरनेस ऑफ आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम, इन सब चीज़ों को स्कूली स्तर से लेके हायर स्तर तक जोड़ा गया है और पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट, लोक विद्या को प्रमोशन, उसके बढ़ावा देने की बात की गई है। हायर एजुकेशन, स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स को आर्टिस्ट इन रेसिडेंस, मतलब कि उनको इन सब चीज़ों में प्रांगण करने के लिए, सारी विधियों को सिखाने के लिए आगे इस पे जोर दिया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी चाहे स्कूल से, हायर एजुकेशन से आगे निकल के अगर जॉब तक जाता है तो वो
एक ना किसी कौशल से परिपूर्ण हो। अब नया दौर है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो तकनीकी ज्ञान होना हर विद्यार्थी का बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। तो तकनीकी ज्ञानों को बाहर से ना जान के स्कूलों से आधारित जो शिक्षा है हमारी स्कूल से शुरू होती है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। तो इन सब में अगर हम शुरुआत से टेक्नोलॉजी का ज्ञान अगर बच्चे अर्जित करते हैं तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि आगे चल के कहीं पे भी अच्छी जॉब ले सकें। तो तकनीक का ज्ञान अब हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है, जो यूज इन एजुकेशन प्लानिंग में है, टीचिंग में है ज़रूरी, लर्निंग में, असेसमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट प्रबंधन में, रेगुलेशन, सेल्फ एक्सक्लोजर, मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस में, इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांस्ड ग्रुप के लिए तकनीकी ज्ञान की बहुत ज़रूरी है। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ये सब तकनीकी ज्ञान से, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब से ये सब सॉफ्टवेयर बनाए सके ताकि इनकी जीवन बहुत आसान हो सके। पहले जितने भी ई कंटेंट होते थे वो हिंदी या इंग्लिश में, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अब उनको डेवलप किया जाएगा। वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज समझाई हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। आने वाले जो पिछली शिक्षा व्यवस्था थी उससे भी आज हमने बहुत कुछ सीखा, उससे आज हम बहुत कुछ स्तर तक पहुँचे हैं। आशा करती हूँ आगे भी ये जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश को बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचाए। अब मैं बताना चाहूँगी आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आगे कैसे परिणाम होंगे। जो ये व्यवस्था का मसौदा बनाया गया था नीति का, उसको जो मंजूरी देने के बाद आगे क्या क्या प्लान हो सकते हैं, अब हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030, जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 का जो गोल है उसको प्रमोट किया गया, उसको टारगेट को कंप्लीट करने के लिए इस चीज़ को बनाया। यानी कि आने वाले 5 सालों में फंडामेंटल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल्स को नेशनल राष्ट्रीय मिशन के द्वारा कंप्लीट करने की बात की गई है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 100% प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल की इनरोलमेंट का रेशियो टारगेट किया गया है 2030 तक। ब्रिंग बैक 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी ने बैकआउट कर लिया किसी कारणवश से, भारत की शिक्षा व्यवस्था के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उन्हीं बच्चों को दोबारा से स्कूल के प्रांगण में लाने के लिए, उनको सुचारू रूप से एक बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, बैक करने के लिए 2 करोड़ स्कूली चिल्ड्रंस को बैक किया गया है। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स। टीचर्स को नई शिक्षा पद्धति में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड असेसमेंट रिफॉर्म के लिए प्रिपरेशन दी जाएगी, इसीलिए मेंटरिंग मिशन की व्यवस्था की है जिसका टारगेट 2023 है। इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है जो 2030 तक कंप्लीट किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम का जो टेस्ट है, टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के बेस पर है। एवरी चाइल्ड, जो एक विद्यार्थी विल कम आउट ऑफ स्कूल एडेप्ट इन एट लीस्ट 1 स्किल। यानी कि मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि जो भी व्यवस्था की गई है जिसमें अगर स्कूल से जब बच्चा बाहर निकलेगा तो कम से कम एक विधा में, किसी एक तकनीक में या किसी एक उसमें कौशल होके निकलेगा, उसका विकास रहेगा। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक प्राइवेट स्कूल, दोनों का एक सा स्तर है, तो आने वाले टाइम में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मैं आशा करती हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समझ आ गई होगी और मैं आशा करती हूँ हमारा देश इस शिक्षा नीति को लेके आगे बढ़े और आने वाले समय में एक अच्छे और अच्छे यूथ को हम देखें। अच्छी लगे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं।